अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ुबैर एजुकेटर चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं ज़ुबैर अहमद फ़ाज़। नाजरीन, पिछले कुछ वीडियोस में हमने ईवीएस के 2013 और 2017 का पेपर हल किया। आइए आज मैं आपके लिए 2018 का पेपर लेकर आया हूँ। नाजरीन, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दिए। और मज़ीद ये कहना था कि आज मैं ईवीएस के 30 सवाल हल कराने वाला हूँ। आज की वीडियो बड़ी हो सकती है, आप सब्र और तहम्मुल के साथ पूरा वीडियो देखिए। इंशाल्लाह मुकम्मल वजाहत के साथ आपको बताऊंगा और उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत सारे सवाल बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, सवाल नंबर 121, साल भर में ज़मीन पर मुख्तलिफ मौसम होते हैं, उसको मुनासिब वजह कौन सी है, यानी उसकी मुनासिब वजह कौन सी है। ऑप्शन इस तरह है, ज़मीन का झुका हुआ महवर। ऑप्शन नंबर बी, ज़मीन के मदार की रफ्तार। तो नीचे मज़ीद ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है आपको कि सिर्फ एक या सिर्फ बे या सिर्फ अलीफ और बे या सिर्फ अलीफ और बे, दोनों नहीं। तो इसका जवाब है नाज़रीन ऑप्शन नंबर 3, दोनों, अलीफ और बे दोनों। क्योंकि देखिए, ज़मीन के झुके हुए महवर की वजह से सूरज की रोशनी मुख्तलिफ़ हिस्सों पर साल भर के मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ ज़ावियों पर पड़ती रहती है, जो मौसमों के तब्दीली की अहम वजह है। इसके अलावा ज़मीन का सूरज के गिर्द मदार में हरकत करने से सूरज और ज़मीन के दरमियान का फासला बदलता रहता है, जो मौसमों पर असरअंदाज होता है। नाज़रीन, ज़मीन के मदार में हरकत की वजह से साल बनता है और मौसमों का चक्कर मुकम्मल होता है। इसलिए इसका ऑप्शन दोनों सही होगा, ज़मीन का झुका हुआ महवर और ज़मीन के मदार की रफ्तार। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 122, देखिए नाज़रीन, यहाँ पर कुछ गाँव के नाम कुछ राज्य के नाम दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले है पणजी। पणजी का आगे दिया गया है कार्निवाल और आगे जैसलमेर के आगे है सवालिया निशान। तो बताना है, पणजी से रिलेटेड है कार्निवाल, वहाँ का त्यौहार है ये पणजी का। तो हमें आप बताना है कि जैसलमेर का कौन सा त्यौहार है। ऑप्शन नंबर 1, मारवाड़ का जश्न। ऑप्शन नंबर 2, मेवाड़ का जश्न। ऑप्शन नंबर 3, जंग के मैदान का जश्न। और चौथा है मौरो भूमि का जश्न। जी हाँ नाज़रीन, जैसलमेर राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 4, मौरो भूमि का जश्न मनाया जाता है। आइए सवाल नंबर 123 पढ़ लेते हैं। भारत के मगरिबी घाट की खुसूसियत के ताल्लुक से मुनासिब बयान कौन सा है, नामुनासिब बयान कौन सा है। भारत के मगरिबी घाट की खुसूसियत के ताल्लुक से नामुनासिब बयान कौन सा है। देखिए, ऑप्शन इस तरह है, हयाती तनु जज्बाती शुबे का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 2, मलाडगिरी, इसकी सीप बुलंद चोटी है। ऑप्शन नंबर 3, यूनेस्को की आलमी विरासती साइट में इसका शुमार किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4, बहरी अरब और खलीज बंगाल को मिलने वाली नदियों के पानी को तकसीम करता है। नाज़रीन, देखिए, भारत का मगरिबी घाट, वेस्टर्न घाट, ये एक साहिल के साथ पहाड़ी सिलसिला है। साहिल के साथ साथ एक पहाड़ी सिलसिला भी है, जो माहौल के एतबार से बहुत इम्पॉर्टेंट है और यूनेस्को ने इसे आलमी सकाफती विरसा यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी करार दिया है। अगर मैं आपको रियासतों के हिसाब से बताऊं तो इसमें देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, ये इलाके इसमें मौजूद है। और रियासतों के नाम के साथ साथ मैं ये भी बताऊं कि इसमें बहुत सारे हिल स्टेशन भी मौजूद हैं। महाराष्ट्र का महाबलेश्वर भी इसी में आता है। और देखिए, भारत के मगरिबी घाट की बुलंद चोटी अनामुड़ी है, जो केरला रियासत के एडुक्की ज़िले में वाक़ है। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो सतारा ज़िले में वाक़ महाबलेश्वर के करीब एक चोटी है जिसका नाम है मलाडगिरी। जी हाँ, ये मलाडगिरी है जी। तो अब सवाल ये है कि इसमें नामुनासिब बयान कौन सा है। देखिए, मगरिबी घाट के ज़रिए ये नदियाँ मिलती नहीं है,
ये नदियों को मिलाता नहीं है बल्कि नदियों को ये अलहदा करता है, डिवाइड करता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 नामुनासिब बयान है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। आइए आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। सवाल नंबर 124, रियासत महाराष्ट्र के अजला और इसमें ख़ास तौर से मिलने वाले मादनियात की नामुनासिब जोड़ी वाली बयान मुतबादिल कौन सा है? तो नाज़रीन देखिए, इसमें गोंदिया ज़िला है जो बुनियादी तौर पर मैग्नीज के लिए मशहूर है, और जबकि एवतमल ज़िला है जो कोयला और चूने के लिए मशहूर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि गोंदिया और एवतमहल लोहे के लिए नहीं बल्कि गोंदिया मैग्नीज के लिए मशहूर है और एवतमहल में कोयला और चूने के पत्थर मिलते हैं। जी हाँ, चलिए नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन सवाल नंबर 125 समझ लेते हैं। रियासत महाराष्ट्र के कौमी शाहराह नहीं गुजरने वाला अजला का ग्रुप बताने वाला मुतबादिल कौन सा है? नाज़रीन ऑप्शन इस तरह है। ऑप्शन नंबर 1 परभनी, हिंगोली और लातूर। ऑप्शन नंबर 2 एवतमहल, गढ़चिरौली और नांदेड़। ऑप्शन नंबर 3 गढ़चिरौली, लातूर और नांदेड़। ऑप्शन नंबर 4 हिंगोली, एवतमहल और परभनी। नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 परभनी, हिंगोली और लातूर, जहाँ से कौमी शाहराहें नहीं गुजरती, जिसमें से 2 ज़िलों में गुजरती है और 1 ज़िले में से नहीं गुजरती है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर एक जल्द से जल्द एक वीडियो लेकर आए ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि हर मर्तबा इस पे एक सवाल ज़रूर आता है ईवीएस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 126, नक्शे से मुताल्लिक़ यकसा यानी मसावी ऊंचाई को दिखाने वाले खतूत की खुसूसियत वाला मुतबादिल कौन सा है? नाज़रीन ऑप्शन इस तरह हैं। मसावी ऊंचाई बताने वाले ख़त सतह समंदर से यकसा ऊंचाई वाले मकामात को जोड़ने वाला हकीकी ख़त है। ऑप्शन नंबर 2 यकसा ऊंचाई वाले खतूत में फ़ासला ज़्यादा हो तो इस मुकाम पर ढलान की रफ्तार कम होती है। ऑप्शन नंबर 3 ज़मीन के साख्त की लंबाई और चौड़ाई बताने के लिए खुसूसी तौर पर यकसा ऊंचाई दिखाने वाले खतूत का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यकसा ऊंचाई वाले ख़त के दरमियान का रंग इसके मुकाम की ऊंचाई के मुताबिक मुतय्यन होता है। अब देखिए, हमको यहाँ बताना है कि उसकी खुसूसियत वाला मुतबादिल कौन सा है, मसावी ऊंचाई दिखाने वाला। तो नाज़रीन इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 यकसा ऊंचाई वाले खतूत में फ़ासला ज़्यादा हो तो उस मुकाम पर ढलान की रफ्तार कम होती है। क्योंकि देखो, यकसा ऊंचाई वाले खतूत नक्शे पर ऐसे मुकामात को जोड़ते हैं जिनकी ऊंचाई सतह समंदर के बराबर की होती है, यानी यकसा होती है। अगर ये खतूत एक दूसरे से ज़्यादा फासले पर हों तो इसका मतलब है कि बुलंदी में तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। अगर वो करीब हो तो ढलान ज़्यादा तेज़ होगी। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 127 समझ लेते हैं। झैल के नबातात सुंदरी, कांदल और तेवर, ये नबातात ख़ास तौर पे झैल के मुतबादिल में से कौन से जंगलात में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 गर्म खतूत के मरबूत पतझड़ के जंगलात, गर्म खतूत के खारदार जंगलात में। ऑप्शन नंबर 3 खार फूटी के जंगलात में। ऑप्शन नंबर 4 गर्म खित्तों के खुश्क पतझड़ के जंगलात में। नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 खार फूटी के जंगलात में। क्योंकि देखिए नाज़रीन, ये तीनों नबातात साहिली दलदली जंगलात की खुसूसियत हैं और ये पौधे नमकीन पानी और कीचड़ भरे इलाके में ज़िंदा रहने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए ये खारपुटी के जंगलात में है। आइए अगला सवाल समझ लेते हैं। इंसानी जिस्म में कीमियाई पैगाम रसानी के तौर पर जाने वाला जुज़्व झैल के मुतबादिल में से कौन सा है? देखिए, मोहरिक, ऑप्शन नंबर 2 हार्मोन्स, ऑप्शन नंबर 3 शऊर, ऑप्शन नंबर 4 तहत शऊर। नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हार्मोन्स। आइए आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। सवाल नंबर 129, झैल के मुतबादिल में से मुतादी बीमारी कौन सी है? फैलने वाली बीमारी, यानी एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में मुंतकिल होने वाली बीमारी को मुतादी बीमारी कहेंगे। तो नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 असब और खराश। असब यानी एक्जिमा जिसको बोलते हैं अपन, एक्जिमा एंड रिंगवॉर्म। आइए आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। सवाल नंबर 130, तंबाकू को खाने की वजह से झैल में से कौन से मुज़िर अशिया पैदा होते हैं? ऑप्शन अलीफ निकोटीन, ऑप्शन बे टार, ऑप्शन जीम कार्बन मोनोऑक्साइड।
आपको बताना है मज़ीद 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिर्फ बे सही है, सिर्फ बे जीम सही है, या सिर्फ जीम और अलीफ सही है, या तीनों अलीफ बे जीम। तो नाज़रीन देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसका जवाब ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी तीनों भी सही है, इसमें अलीफ बे जीम तीनों भी सही है। उसकी वजह इस तरह है कि देखिए, तंबाकू और उसके धुएं में ये तीनों चीज़ें पाई जाती है, निकोटीन, टार और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब निकोटीन का क्या काम है कि ये एकदम नशे को बढ़ाता है, आदत लग जाती है, लत होती है इंसान को, और इससे नुकसान ये है कि दिल की धड़कन बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। और उसके बाद है टार। टार ये काले रंग का कीमियाई मादा होता है जो फेफड़ों और कैंसर की बीमारी का खतरा लायक करता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक जहरीली गैस है जो सिगरेट के धुओं में होती है और जो खून में ऑक्सीजन को जज्ब होने से रोकती है, यानी ऑक्सीजन ले जाने की सलाहियत को कम कर देती है। इसलिए नाजरीन इसका चौथा जवाब सही रहेगा, तीनों भी जो मुज़िर है सेहत के लिए। आइए सवाल नंबर 131 समझ लेते हैं। झैल के मुतबादिल में से नामुनासिब मुतबादिल कौन सा है? नाज़रीन ऑप्शन इस तरह है, ख़ास तौर पर परिंदों में इनके बच्चों के जिन्स का यकीन मादे से मुंतकिल शुदा क्रोमोसोम से होता है। ऑप्शन नंबर 2, ख़ास तौर पर परिंदों में XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3, तितली जैसे कीड़ों के मादे में XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4, इंसानों में पाए जाने वाले क्रोमोसोम के बरखिलाफ कुछ मुस्तस्ना को छोड़कर परिंदों के नर और मादा में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ख़ास तौर पर परिंदों में XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 132, आलू प्याज जैसी तरकारी में अकवा निकालकर ख़राब ना हो तो इसके लिए झैल के कौन से अमल का इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ नाज़रीन, यह अकवा से मुराद है स्प्राउट जो निकलता है सब्जियों में। देखिए इसके ऑप्शन इस तरह हैं, बालासूती ऑप्शन नंबर 2 कैरामलाइजेशन, ऑप्शन नंबर 3 गामा शुआओं को गुजारने का तरीक़ा, ऑप्शन नंबर 4 पास्चराइजेशन का तरीक़ा। जी हाँ नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 गामा शुआओं को गुजारने का तरीक़ा। अब देखिए इसकी तफसील में बताता चलूँ आपको। आलू प्याज जैसी जो तरकारियाँ हैं इसमें स्प्राउटिंग के अमल को रोकने के लिए गामा शुआओं का इस्तेमाल किया जाता है। स्प्राउट निकलने वाले जो सेल होते हैं उसको ये इनएक्टिव कर देता है अंदर से, जिसकी वजह से उसमें अकवा नहीं निकलता और ये तरकारियाँ जो है ये आलू ये ज़्यादा दिन तक रह सकता है, ज़ख़ीरा करके रख सकते हैं हम इसे। अब बालासूती जो अल्ट्रासोनिक आप जानते होंगे, डॉक्टर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है। उसके बाद है कैरामलाइजेशन, ये खाने पीने की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उसमें शक्कर को ज़्यादा दर्जे हरारत पर पकाकर उसको ब्राउन रंग में और फ्लेवर देने के लिए वो यूज़ करते हैं। और जो तीसरा है पास्चराइजेशन का तरीक़ा। नाज़रीन ये सवाल TET में आया हुआ है। ये जो तीसरा है पास्चराइजेशन, ये ख़ास करके दूध को ज़्यादा वक्त तक महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा इसको। जी आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 133, झैल की वजूहात पर असर के मानी के मद्देनज़र मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब करना है हमको। वजह बतानी है और उसका असर, वजह दी गई है, असर भी दिया गया है। देखिए समंदर के पानी की कसाफत ज़्यादा होती है, असरात बे, समंदर के पानी में तैरना आसान होता है। मज़ीद 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि अलीफ सही है या बे सही है या दोनों सही हैं या दोनों भी सही नहीं है। तो देखिए नाज़रीन इसका सही जवाब बताऊं मैं आपको, ऑप्शन नंबर 3 यानी अलीफ बे दोनों मुनासिब है। क्योंकि देखो समंदर की जो डेंसिटी है, पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है खारे पानी में, इसलिए समंदर में तैरना आसान हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 134, माहौलियाती निज़ाम में तज्ज़ियाकार इस जुज़ की खुसूसियत कौन सी है? तज्ज़ियाकार, जी हाँ नाज़रीन, देखिए ये सवाल मैंने आज ग्रुप के ऊपर भी पोस्ट किया है कि ग़िज़ाई ज़ंजीर से मुताल्लुक़ है, माहौली निज़ाम से मुताल्लुक़ है। एक सवाल तो 100% आपको TET में आना ही आना है इस सालों से। देखिए सवाल के ऑप्शन इस तरह हैं, ग़िज़ा साज होना, ऑप्शन नंबर 2 माहौलियाती निज़ाम के गोश्त खोर तलाशी, ऑप्शन नंबर 3 माहौलियाती निज़ाम के
की ग़िज़ा साजी में मदद करने वाला ग्रुप। ऑप्शन नंबर 4, गैर नामियाती अशिया को नामियाती अशिया में तब्दील करना। नाज़रीन देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, माहौलियाती निज़ाम के ग़िज़ा साजी में मदद करने वाला ग्रुप। अब तज्ज़ियाकार से मैंने बताया आपको, डीकम्पोज़र जिसको बोलेंगे, यानी ये क्या करता है कि मरे हुए पौधों और जानवरों के अज्जा को तोड़कर गैर नामियाती मादों में यानी पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, मादनियात में बदल देता है और यूँ वो पौधों यानी ग़िज़ा साज़ों के लिए दोबारा ग़िज़ाई मादे फराहम करता है। जी हाँ, ये जवाब है इसका। जैसा कि मैंने आज ग्रुप के अंदर पोल भी डाला था, लोगों ने जवाब भी दिया है माशाल्लाह आप लोगों ने। चलेगा सवाल नंबर 135। देवरानी लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए देवराई है वो, इसके बारे में गैर मुतल्लुक़ बयान कौन सा है बताना है हमको। देखिए ऑप्शन इस तरह है, रियासत महाराष्ट्र में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ का रिवायती तरीक़ेकार। ऑप्शन नंबर 2, मजहबी सियाहत का मुकाम। ऑप्शन नंबर 3, देवताओं का जंगल। ऑप्शन नंबर 4, नबातात और जानदार के तहफ़्फ़ुज़ का नज़रिया। इसमें गैर मुतल्लुक़ बताना है हमको। देखिए इसमें गैर मुतल्लुक़ है मजहबी सियाहत का मुकाम। नाज़रीन मैं आपको बताऊं, सवाल नंबर 135 का जवाब ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि देखिए देवराई का मतलब ही देवताओं का जंगल होता है, इसलिए ये तीनों चीज़ें, तीनों ऑप्शन सही है, ये मजहबी सियाहत का मुकाम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 136। इब्तिदाई ज़माने में इंसान पर्द की मदद से झैल के मुतबादिल में से किस पर लिखा करते थे? पर्द की यानी मिट्टी का बना हुआ एक कलम नुमा होता था जिसकी मदद से किस पे लिखा करते थे? कम पत्थर, उसके बाद गीली ईंटें, उसके बाद तीसरा है ताड़ के दरख्त के पत्ते और चौथा है पजर। देखिए नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, गीली ईंटें, क्योंकि ये उस ज़माने की बात हो रही है, इब्तिदाई दौर में मेसोपोटामिया मतलब दज्ला फ़रात की वादी, लोग उस टाइम पे लकड़ी या धात की पज्जर यानी वो एक कीले नुमा होता था जिसको स्टाइलस बोलते हैं हम, की मदद से गीली ईंटों पर लिखते थे। लिखने के बाद उसको या तो भट्टी में गर्म कर देते थे या तो धूप में उसको सुखा देते थे। जी आइए नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 137। तारीख़ के मतन के हवाले से पराख इस लफ्ज़ का ख़तई मफ़हूम क्या है? ऑप्शन नंबर 1, साबिक़ा। ऑप्शन नंबर 2, मशरिक़ी जानिब। ऑप्शन नंबर 3, पंडित। ऑप्शन नंबर 4, दकियानुसी। देखिए नाज़रीन पराग का मतलब है, ये सबसे पहले बताऊं मैं आपको, ये संस्कृत का लफ्ज़ है और इसका मतलब ही होता है साबिक़ा। इसका मतलब ही होता है साबिक़ा यानी प्रीफिक्स। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 138। फ़र्द और उसके ओहद के मद्देनज़र मुनासिब ज़माने का तसलसल तरतीब ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा? जी हाँ नाज़रीन, यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक आज़म के बारे में इसको तब्दील करके ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको बताना है कि मुनासिब ओहद किसका कौन सा है मद्देनज़र रखते हुए, ओहद को मद्देनज़र रखते हुए। तो नाज़रीन इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। हालांकि बहुत सी जगह गौतम बुद्ध को पहले बताया गया, लेकिन वर्धमान महावीर ही पहले हैं, उसके बाद गौतम बुद्ध है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य है और अशोक आज़म है। ये आपको 6ठी क्लास की तारीख़ में पढ़ने मिलेगा, आप वो सबक ज़रूर पढ़िए। उसके ऊपर से भी 1 या 2 सवाल ज़रूर आते हैं, पेपर 2 में भी उसमें इसके बहुत सारे सवाल आते हैं, आप ज़रूर पढ़ें इसे। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 139। देवगिरी का नाम दौलताबाद किसने रखा? ऑप्शन इस तरह हैं, फ़िरोज़ तुगलक। ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर 3, अल्तमश। ऑप्शन नंबर 4, मोहम्मद तुगलक। नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मोहम्मद तुगलक, क्योंकि देखिए सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने ईस्वी सन 1327 में देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा था, याद रखें। और ये भी याद रखें कि कुछ वक्त के लिए उन्होंने दिल्ली की सल्तनत का दारुल हुकूमत भी बनाया था दौलताबाद को, कुछ वक्त के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 140। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की मुक़द्दस किताब में झैल में से किसकी शायरी शामिल है? नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, संत नरसी। लेकिन देखिए यहाँ पर आंसर की में ऑप्शन नंबर 2 दिया गया, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है नाज़रीन, क्योंकि देखिए इनका ताल्लुक़, उनकी जो किताबें हैं उसमें उन्होंने बहुत सारे मज़हब के जो स्कॉलर्स हैं उनके
शायरी को उन्होंने शामिल किया है। इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। यहाँ पर देखिए, अब ऑप्शन देखेंगे तो संत एकनाथ का भी मिलता है उनके इसमें, संत नरसिंह नामदेव का भी। तो देखिए ये ऑप्शन शायद ये सवाल ही थोड़ा सा गलत था, इसलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 141, झैल में से मुनासिब बयान या बयानात कौन से हैं? नाज़रीन, अलीफ, आदिल शाह ने शाहजी राजे को सर लश्कर का खिताब दिया था, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बे, निज़ाम शाह ने शाहजी राजे को बेंगलोर की जागीर अता की थी। जी नहीं, यहाँ पर देखिए निज़ाम शाही हुकूमत का जब ज़वाल आया तो शाहजी राजे ने आदिल शाह को ज्वाइन कर लिया था, तो शाहजी राजे को आदिल शाह ने ही बेंगलोर की जागीर अता की थी। तो यहाँ पर जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 1 यानी सिर्फ 1 अलीफ सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 142, झैल के मुतबादिल में से मुनासिब शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज का काबिल एतमाद कारंदा नहीं था। काबिल एतमाद यानी एकदम भरोसामंद। देखिए मैंने पिछले वीडियो में इन तीनों के बारे में जिक्र किया है, नूर बेग, खाजी हैदर और सिद्दी मिस्री, ये बहुत काबिल एतमाद कारंदे थे। इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 सलाबत खान, ये इसलिए इनको इसलिए कहा गया कि काबिल एतमाद कारंदा नहीं था क्योंकि पहले ये बहुत करीब थे और कमांडर भी रहे हैं, फौजी कमांडर भी थे शिवाजी महाराज के इसमें, लेकिन बाद में वो शिवाजी महाराज के ख़िलाफ़ मुग़लों की हिमायत में आ गए थे और मुग़लों की तरफ झुक जाते थे, जिसलिए उनको काबिल एतमाद कारंदा नहीं समझा जाता था। याद रखिए, सलाबत खान। आइए सवाल नंबर 143, शिवाजी महाराज की मजलिस वज़रा अष्टप्रधान में से किसको जंगों के मौके पर जंगों होना चाहिए था, यहाँ जंगों के मौके पर लड़ाई में शिरकत होना पड़ता था? ये नाज़रीन पिछले 2 वीडियो पहले हमने इसके बारे में पढ़ा है, आप ज़रूर पढ़िएगा। जमा चाहरम की किताब में इनकी तफसील दी गई है। अब आपको मैं बताऊं कि देखिए इसका जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि अमात्य और सेक्रेटरी ये 2 लोग ऐसे होते थे जिनको जंगों के मौके पर लड़ाई के लिए नहीं जाना पड़ता था। बाकी जितने भी लोग हैं इनको अगर जंग होती तो ज़रूर उसमें शिरकत करना पड़ती थी। जी चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 144, छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली मर्तबा सूरत पर हमला करने की बुनियादी वजह कौन सी थी? सही मुतबादिल का इंतखाब करना है नाज़रीन हमें। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, पुरंदर के मादे के तहत मुग़लों को दिए गए किले और इलाके वापस हासिल करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2, सिद्दी जौहर अपनी धाक बिठाने के लिए। ऑप्शन नंबर 3, शाइस्ता खान के 3 साला दौरे हुकूमत के स्वराज्य के नुकसान की भरपाई के लिए। ऑप्शन नंबर 4, आगरा की मुलाकात की बेइज्जती का बदला लेने के लिए। नाज़रीन देखिए मैं आपको बताऊं, शिवाजी महाराज ने सूरत पर ईस्वी सन 1664 में हमला किया था। क्यों? क्योंकि मुग़ल सरदार शाइस्ता खान ने 3 साल तक मुग़ल फ़ौज के साथ महाराष्ट्र के यानी उस टाइम पे स्वराज्य के कई इलाक़ों में लूटमार मचाई हुई थी और जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, नुकसान पहुंचा था रियासत को शिवाजी महाराज के। तो अब देखिए सूरत एक बहुत बड़ा और अमीर तिजारती मरकज़ था और वहाँ से जो दौलत मिली थी लड़ाई के बाद यानी लूटी गई थी, तो उसका मकसद ये था कि उसकी नुकसान की भरपाई और फ़ौजी अखराजात को पूरा करना, जो कि शाइस्ता खान के 3 साला दौर हुकूमत में हुआ था। तो नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 145, छत्रपति शिवाजी महाराज की रस्म ताजपोशी के मौके पर श्री राजा छत्रपति ये नुक्श किए गए। ऑप्शन नंबर 1, सोने का हुन और तांबे की शिवराई। ऑप्शन नंबर 2, सोने की शिवराई तांबे का हुन। ऑप्शन नंबर 3, सोने के हुन और सोने की शिवराई। ऑप्शन नंबर 4, तांबे की शिवराई और तांबे के हुन। नाज़रीन देखिए मैं आपको बताऊं, ये सवाल भी 1-2 मरतबा पूछा गया है, आप ध्यान रखिए। देखिए सोने का हुन, सोने का, इसमें देखिए सोना और तांबा दोनों को शामिल किया गया है, बस इससे याद रखिए आप, सोना और तांबा दोनों भी शामिल थे शिवाजी महाराज के सिक्कों में। आप देखिए हुन यानी सोने का सिक्का था और जबकि शिवराई जो थी ये तांबे का सिक्का था और उन पर श्री राजा छत्रपति का
नुक्श किया हुआ था, जैसे आप किताब में देख सकते हैं वो सिक्के भी दिए गए हैं जो नुक्श किए गए थे। तो याद रखें, सोने का हुन या तांबे की शिवराई, या फिर उल्टा भी पूछ सकता है आपको ऑप्शन में कि तांबे की शिवराई सोने का हुन, ऐसा एक ही बात है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। सवाल नंबर 146, ज़िला परिषद के कामकाज से मुताल्लिक़ मुनासिब बयान ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा? देखिए ऑप्शन इस तरह है, ज़िला परिषद के मेंबर की तादाद कम से कम 60 होती है। ऑप्शन नंबर 2, ज़िला के तमाम पंचायत समिति के सभापति ज़िला परिषद के नामजद मेंबर होते हैं। ऑप्शन नंबर 3, ज़िला परिषद के इंतखाबात के लिए उम्मीदवार की उम्र 25 होनी चाहिए। ज़िला परिषद का नायब सदर मुस्तकिल समिति का सदर होता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए पहला इसमें तादाद ज़्यादा होती है, 75 तक भी हो सकती है पहले में। तीसरे में ज़िला परिषद के इंतकाल के ऐसे ज़रूरी नहीं है कि 25 साल होना चाहिए, 21 साल के ऊपर वाला भी चलेगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 4, ज़िला परिषद के नायब सदर मुस्तकिल समिति जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसका नामजद सदर बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो सारे लोग मिलकर तय करते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मुनासिब है। क्यों? क्योंकि ज़िला परिषद के जो जितने भी पंचायत समितियाँ रहती उनका जो सभापति रहता है वो ज़िला परिषद का मेंबर ऑटोमेटिकली मेंबर होता है। क्यों? उसकी वजह ऐसी है नाज़रीन, क्योंकि ज़िले के तमाम जितने भी ब्लॉक्स यानी पंचायत समिति, उनकी नुमाइंदगी ज़िला सतह पर हो सके और उस पंचायत समिति और ज़िला परिषद दोनों में बेहतर राब्ता और ताउन मुमकिन हो सके, इसलिए वो मेंबर होता है, याद रखिएगा ये। आइए सवाल नंबर 147, भारत के दस्तूर के बुनियादी हुकूक झैल के मुतबादिल में से कौन सा है? अब देखिए नाज़रीन, मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया, 6 भी मैंने आपको हुकूक बताए हैं जो बुनियादी हुकूक है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर, देखिए बुनियादी हुकूक, इसमें ऑप्शन नंबर 3 है, हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत से रुजू होने का, ये भी एक बुनियादी हुकूक है। अभी जितने बाकी की जो हुकूक दिए गए हैं, मालूमात का हक़, ये RTE एक्ट है जो 2005 में बना था, मालूमात का हक़। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2, वोट देने का हक़, ये हमारा बुनियादी हक़ नहीं है बल्कि ये डेमोक्रेटिक राइट्स है। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर हुकूक इंसानी, इसके बारे में भी हमने पीछे पढ़ा पिछले वीडियो में, ये ह्यूमन राइट्स हैं, ये सिर्फ इंडिया की नहीं दुनिया के तमाम लोगों के लिए इसके हुकूक है और ये हमारा बुनियादी हुकूक नहीं है, ये इंसानी हुकूक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झैल के मुतबादिल में से हाई कोर्ट किस मुकाम पर वाक़ है? नाज़रीन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जवाब दिया गया है। बहुत सारे हाई कोर्ट से, इंशाल्लाह मैं उसका PDF आपको गूगल ड्राइव के लिंक ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 149, अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में मुंसलिक कौन सी तंजीमों के अहम सदर जो दफ्तर है उनका वियना में है? वियना देखिए ये एक ऑस्ट्रेलिया का शहर है, बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पर मौजूद है। यूनाइटेड ऑप्शंस दिए गए हैं, WHO ऑप्शन नंबर 2, FAO ऑप्शन नंबर 3, AIIEA यानी बैनुल अक़वामी एटमी तवानी कमीशन ऑप्शन नंबर 4, यूनेस्को। नाज़रीन देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बैनुल अक़वामी एटमी तवानी कमीशन। जी हाँ, बैनुल अक़वामी एटमी तवानी कमीशन, ये जो है ऑस्ट्रेलिया में है, वियना में। अब देखिए बाकी के भी मैं बताता चलो। आलमी सेहत की तंजीम WHO का है स्विट्ज़रलैंड, जेनीवा शहर के अंदर, याद रखिएगा नंबर 1। ये भी सवालात आते हैं नाज़रीन, आप याद रखिए, नोट करते चलिए। आलमी सेहत की तंजीम WHO का सदर मुकाम जो है उनका दफ्तर जेनीवा में है, स्विट्ज़रलैंड, जेनीवा यानी स्विट्ज़रलैंड में। उसके बाद ग़िज़ाई व ज़राअत की तंजीम FAO, इसका दफ्तर है रोम में, रोम ये है इटली में। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 4, तालीमी साइंसी और तहजीबी तंजीम यूनेस्को। जी हाँ, इसका तो हम सब जानते हैं, पेरिस में है ये, पेरिस यानी फ़्रांस में। याद रखिएगा चारों भी तंजीम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बार बार दोहराया गया। आखिरी सवाल, कपड़ों के ताल्लुक़ से नहीं आने वाला मुतबादिल कौन सा है? नाज़रीन आंसर की में इसका जवाब ऑप्शन नंबर 3 दिया गया। बड़ा कन्फ्यूज़न है इस सवाल में, हिमरो बताया गया है, लेकिन इसका जवाब ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए था। नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेसन हुआ आपको समझ में आया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको नई मालूमात मिली होगी। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल पे बने रहिए। इंशाल्लाह आगे चलकर हम पूरे अभी तक जितने भी 2024 तक पेपर्स हुए हैं उन सभी को हल करना है। उसी के बाद
कोई और सब्जेक्ट पर कूच करेंगे। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।